कल हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के और बहुत सारी चीज़ें देखे थे और आज हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमारे मॉड्यूल और सिलेबस के हिसाब से। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आज की वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। अभी देखो हम एक्सेप्टेंस से स्टार्ट कर रहे। हमने अभी तक देखे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसा, क्या क्या रहे, मतलब सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, तो 3 हैं, चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर हमने देखे उनके फ़ीचर्स इंडिविजुअली क्या है, उसके एडवांटेजेस, मतलब उसके फ़ीचर्स, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। फिर उसके बाद हमने देखे कि एंडोर्समेंट क्या है, नेगोशिएशन क्या है, फिर ड्यूरिटी क्या है, क्रॉसिंग किसको बोलते हैं, मटेरियल अल्टरेशन किसको बोलते हैं, एज पर सेक्शंस और लॉज इसको क्या मतलब है। ठीक है, आज हम देखने वाले एक्सेप्टेंस क्या रहता और बिल्स मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस का रोल क्या है। इसके डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम वापस से एक हल्का सा रिवाइज ड्रावी और पेई है या होल्डर है उसका क्या रहता, वो मीनिंग थोड़ा समझेंगे तो ये एक्सेप्टेंस समझ में आएगा कि एक्सेप्टेंस करता कौन। अभी ड्रावर वो इंसान है जो कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाता। मेकर ऑफ एनी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज ड्रावर। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना ड्रॉअर, ये ज़्यादातर प्रॉमिसरी नोट में नहीं इस्तेमाल होता। प्रॉमिसरी नोट में ये वाला जो एक्सेप्टेंस का पार्ट है, सॉरी ड्रॉअर का नहीं, एक्सेप्टेंस का जो हम सेक्शन देख रहे हैं ये प्रॉमिसरी नोट में नहीं आता। बिकॉज प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 लोग आते हैं, एक वो जिसको पैसे मिलना है और एक वो जिसको पैसे देना है। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट जो होता, प्रॉमिस जो बनता, उसको हम प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। एक्सेप्टेंस वो बीच के तीसरे इंसान का आता। ठीक है, देने वाले और लेने वाले के बीच में एक इंसान रहता, उस हमेशा इंसान नहीं रहता, इंस्टीट्यूट भी रहता। तो वो जो बीच का पर्सन है या जो भी इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे डील कर रहा दोनों के पैसे देने के लिए, तो वहाँ पे उसको हम ड्रावी बोलते। ठीक है, अब कैसा वो मैं बताती। अगर ऊपर का पुराना तुमको याद आ रहा होगा तो ड्रावर हमारा वो पर्सन है जिसको पैसे मिलना है, ड्रावी हमारा बैंक रहता। ठीक है, जनरल एक एग्जांपल दे रही है, ड्रावी हमारा बैंक रहता। पेई कौन रहता, जिसको वहाँ पे पैसे मिलने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो समझ में आ गया तो अब यहाँ पे देखो एक और के क्लॉज रहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इम्पोर्टेंट है एज़ पर लॉ। वो क्या है कि अब यहाँ पे एक ड्रावर वो इंसान है जो मेकर है, बना के दे रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक या दोनों में से कुछ भी। तो वहाँ पे ड्रावर जब बिल बना रहा तो उसका एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वहाँ पे रीड कर रही मैं, देखो, द ड्रावी हु इज़ डायरेक्टेड टू पे। ड्रावी का रोल क्या है, डायरेक्शन टू पे, उसको पे करना है। किसको पे करना है, उसको पेई को पे करना है। अब वहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो, द ड्रावी हु इज़ डायरेक्टेड टू पे साइंस द बिल। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ड्रावी का काम है कि एक्सेप्टेंस देना। एक्सेप्टेंस कब मिलना, एक्सेप्टेंस फ्री कंसेंट वाला होना चाहिए, असेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ड्रावी जिसको पे करना है, जिसको ड्रावर डायरेक्ट कर रहा है कि तुमको पे करना है, तो वो साइन करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अपना एक्सेप्टेंस साइन करेंगे। मैंने ब्रैकेट में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ड्रावी कौन है, पेयर है। जैसे बैंक है तो हमारे बैंक से पेमेंट हो रही तो बैंक हमारा पेयर हो गया। एक्सेप्टेंस के लिए जो ड्रावी है वही एक्सेप्टर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ज़्यादा उसमें कुछ भी टफ नहीं है। वापस से देखो, ड्रावी एक्सेप्टर है। एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हम सेक्शन 7 का, तो उसमें ड्रावी ही एक्सेप्टर है हमारा। एक्सेप्टेंस करने वाला यानी, इसको एक एग्जाम्पल के साथ ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सागर और शोएब। ठीक है, अब सागर ड्रॉअर है और शोएब एक्सेप्टर है। सागर को किसी को सागर ने बिल बनाया और सागर के बिहाफ पे वो बिल के पैसे शोएब दे रहा, तो शोएब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया या पेयर हो गया। लेकिन अब अगर शोएब सागर ने अपने हिसाब से बिल बना दिया और ये नहीं पूछा शोएब से कि तुम पैसे देंगे या नहीं, तुम्हारे पास अवेलेबल है या नहीं, तो वहाँ पे वो चीज़ वैलिड रहेंगी क्या, नहीं। शोएब बोलेंगे तुमने मेरे से पूछे थोड़ी थे मेरे नाम पे डालने से पहले। तो वहाँ पे शोएब का एक्सेप्टेंस चाहिए हमको, तो ही हम सागर की लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते। तो उस सिचुएशन में अब वो बीच में शोएब की अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है, वो वाला एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो वाला सेक्शन हम देख रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेंस वाला जो कैटेगरी है वो यहीं पे है। ठीक है, अब कंफ्यूज आगे मत हो, उसको अच्छे से समझ के लो।
अब सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, ड्रावी को साइन करना है बिल्स या चेक जो भी उसके हाथ में है, ठीक है। जैसे ही वो साइन करता वो एक्सेप्टर बन जाता। फिर क्या होता, फिर सिर्फ साइन करना काफ़ी नहीं है, अगर वो साइन कर दे रहा तो वो काफ़ी नहीं है, साइन करके अपनी जेब में रख ले रहा तो किसको मालूम पड़ रहा, उसके ख्वाब में तो आने नहीं वाला है। तो वहाँ पे उसको डिलीवर करना पड़ता या नोटिस देना पड़ता, ठीक है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इतनी दूर है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे नोटिस देना पड़ता कि मैं एक्सेप्ट कर रहा कि मैं इतने इतने पैसे ठीक है तुम्हारे बिहाफ पे दे दूँगा। इस सिचुएशन को हम एक्सेप्टेंस बोलते, ठीक है। अब किसको एक्सेप्टेंस भेजना है, सागर को भेजना है या सागर को जिसको पैसे देना था उसको भेजना है, तो सागर को जिसको पैसे देना था उसको भेजना है। द ड्रावी डिलीवर्स इट टू द होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल कौन है, मैंने ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दी, हु इज़ एंटाइटल टू रिसीव मनी, ठीक है। तो वहाँ पे शोएब पैसे दे रहा किसके बिहाफ पे, सागर के बिहाफ पे। किसको दे रहा, जिसको सागर को देना था। अब यहाँ पे अगर तुम शोएब को हटाकर बैंक को रख दो, तो बैंक को अगर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे कि तुमको हमारे पैसे आगे फॉरवर्ड करना है या उसको देना है या वॉट एवर है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैंक से एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए कि ठीक है हम पर्टिकुलर डेट पे दे देंगे। इस एक्सेप्टेंस को यहाँ पे एक्सेप्टेंस का वर्ड दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर है। अगर नहीं समझा तो कभी भी मेरे से पूछ सकते, अगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो, नहीं भी तो आई थिंक सो ये क्लियर है। अभी आगे देखो, इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, एक्सेप्टेंस का इफ़ेक्ट क्या होगा, तो जो ड्रावी है वो बन जाएगा एक्सेप्टर, ठीक है, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दी। अब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक एक्सेप्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो सबसे पहले वो राइटिंग में होना, फेस पे या बैक पे। ओरली बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल है, हर चीज़ ओरल प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ओरली एक्सेप्टेबल भी नहीं है। राइटिंग में होगा तो ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। दूसरा, साइन होना चाहिए, बिना साइन के नहीं चलेगा। अब यहाँ पे साइन वर्ड यूज़ करा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स हो या साइन हो। फिर उसके बाद किस पे साइन हो, बिल पे साइन हो, ठीक है। सिग्नेचर विदाउट द वर्ड एक्सेप्टेड इज़ ऑल्सो वैलिड। अगर सिग्नेचर वहाँ पे नीचे एक्सेप्टेंस का लिखा हुआ नहीं है सिग्नेचर, लेकिन सिर्फ साइन किया हुआ है बैंक से, या समझो इस एग्जांपल में शोएब से, तो वहाँ पे शोएब का साइन करना ये बताता कि उसने ये पैसे देने का एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। साइनिंग किस पे होनी चाहिए, बिल पे होनी चाहिए। डिलीवरी और इंटीमेशन टू द होल्डर दैट द बिल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि सिर्फ साइन कर देना और अपने पास जेब में रख लेना इनफ नहीं है, वहाँ पे या तो डिलीवर करना पड़ेगा या तो इंटीमेट करना, यानी नोटिस देना। किसको नोटिस देना, होल्डर को नोटिस देना। होल्डर कौन, जिसके पास वो बिल है, जिसको पैसे मिलने वाले हैं। जिसके भी हाथ में बिल रहेगा वो पैसे मिलने के लिए इंटाइटल रहेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस एज पर सेक्शन 86, तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से कितने टाइप के एक्सेप्टेंस है, तो दो टाइप के एक्सेप्टेंस है, एक जनरल और एक क्वालिफाइड। जनरल और क्वालिफाइड वर्ड हमने ऊपर भी पढ़े। जनरल का मतलब क्या है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी कंडीशंस। ऐसा एक्सेप्ट कर रहे जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अब उसको जनरल एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि हम एक्सेप्ट तो कर रहे कि ठीक है हम पैसे देंगे, लेकिन हम शर्तें रख रहे, हम कंडीशंस रख रहे कि या तो ये इवेंट होने के ऊपर, या तो ऐसा हुआ तो हम देंगे, या तुम आके हमसे मिलो पर्सनली तो हम देंगे। ऐसा कुछ भी फजूल शर्तें हम नहीं रख सकते, कंडीशंस हम नहीं रख सकते। विदाउट कंडीशंस होना चाहिए यूजुअली, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बेस्ड हमारा एक्सेप्टेंस है तो वैसे वाले एक्सेप्टेंस को हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा कि ऐसा थोड़ी कोई शर्तें रख सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे किसी ने रख लिया शर्त तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, नीचे देखो। The holder may object to the qualified acceptance. In such a case, it shall be treated that the bill is dishonored due to non-acceptance, ठीक है। अब अगर किसी ने समझो, जो शोएब है फॉर एग्जांपल, शोएब बोल रहा है कि ठीक है चलो, सागर को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे बिल को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं तुम्हारे बिल के पैसे दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे को एक डायरी मिल्क सिल्क ला के देना, ठीक है। शर्त कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट अगर उसने ऐसी कंडीशन रख दिया तो वहाँ पे, या उसने ऐसी शर्त रख दिया कि जो होल्डर है जब वो पैसे लेने आएगा तो उसने मेरे को एक डायरी मिल्क देना चाहिए, तो मैं उसको उसके पैसे दूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दूंगा, ठीक है। शोएब कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्ज़ी एक्सेप्टेंस लेने के लिए। अब वहाँ पे अगर उसने इस तरीके की शर्त रख दी तो कौन उस शर्त
का इफ़ेक्ट किसके ऊपर हो रहा, होल्डर पे हो रहा। तो होल्डर को पूरा राइट है उस चीज़ को मना करने के लिए और बोलने के लिए कि इस तरीके की शर्त एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो इस तरीके से शर्त अगर कोई रख रहा है तो ट्रीट कर सकता है कि बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने की वजह क्या है, डिसऑनर होने की वजह ये है कि बिल का एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ, यानी पैसे देने के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे देखो। He may give his consent to the qualified acceptance. In such a case, all the previous parties not consenting to it are discharged. अब यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल हम एंडोर्स करते रहे तो बिल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के हाथ में चले जाता, राइट। अगर बिल हमारा किसी और के पास जा रहा तो उस सिचुएशन में जिसने भी, जो भी होल्डर है, अगर उसने हमारा बिल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिया, तो दूसरे पार्टीज़ का वहाँ पे कोई कंसेंट नहीं बचता। मतलब अगर उनको वो चीज़ पसंद नहीं भी आ रही तो उनका कुछ लेना देना नहीं रहता उसके अंदर, बिकॉज जिसको पैसे मिलना है अगर वो कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा तो वहाँ पे दूसरी चीज़ों से इररिलेवेंट हो जाता, उनका कोई कंसर्न नहीं रहता आगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या दिखा हमको। इफेक्ट ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो होल्डर है उस वक्त निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसको वो चीज़ का कंसेंट होना चाहिए, वो कंडीशन पे उसने कंसेंट देना चाहिए। अगर उसका कंसेंट नहीं है तो वहाँ पे उसको डिसऑनर ट्रीट किया जाएगा। डिसऑनर का रीज़न क्या होगा, ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के। 10 एग्जांपल्स है, तुम लोग के रेफरेंस के लिए, तुम लोग के पढ़ने के लिए मैंने वहाँ पे दी। मैं पूरे नहीं पढ़ता रही, मैं सिर्फ एक दो तुमको यहाँ पे रीड करके एक्सप्लेन करती, बाकी तुम लोग आराम से बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, ये लीगल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ये लॉ में एक्सेप्टेबल है। अगर इस तरीके का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी इस तरीके की शर्तें अगर है एक्सेप्टेंस में तो वो एक्सेप्टेबल है। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, एक्सेप्टेड पेबल व्हेन इन फंड्स। अगर फॉर एग्जांपल बैंक के पास जा रहे हैं तो बैंक ने अगर ये कंडीशन डाला कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, बस शर्त इतनी है कि तुम्हारे अकाउंट में उस वक्त उतने पैसे होने चाहिए। अगर ऐसी शर्त बैंक दे रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, ये अलाउड है। ठीक है, अगर उसके पास खुद पैसे नहीं है, उसके बैंक में खुद पैसे नहीं है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट इस तरीके का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडेबल है, एक्सेप्टेबल है। सेकंड वाला देखो, एक्सेप्टेड पेबल ऑन गिविंग अ बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग हमारा ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस टाइम पे यूज़ होता, हमारे कार्गो शिप्स है या उस चीज़ में यूज़ होता वो वाला। तो वहाँ पे अगर उन्होंने शर्त ये रखे कि ठीक है मैं एक्सेप्ट तब करूँगा जब मेरे को बिल ऑफ लैंडिंग मिलेगा। बिल ऑफ लैंडिंग देख के मतलब वो एक प्रूफ है कि ठीक है इसके पैसे आ जाएंगे या ये सेफ़ है ट्रांजैक्शन। तो वहाँ पे अगर एक्सेप्टेंस की इस तरीके की शर्त है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसी तरीके का सिमिलर केस है एक्सेप्टेंस पेबल व्हेन अ कार्गो कंसाइनमेंट टू मी इज़ सोल्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठीक है अगर कार्गो कंसाइनमेंट तुम मेरे को बेचने वाले हैं तो मैं तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दूँगा, यानी मैं तुम्हारी तरफ से पैसे दे दूँगा। तो इस तरीके के अगर कंडीशंस है, इस तरीके का एक्सेप्टेंस अगर है, अगर इस तरीके की क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये वॉइड नहीं रहेगा, ये एक्सेप्टेबल रहेगा। और इस चीज़ में, इस सिचुएशन में होल्डर नहीं बोल सकता, होल्डर ये नहीं बोल सकता कि ये डिसऑनर हो रहा, होल्डर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर होल्डर फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को ये शर्त नहीं मानना है, तो वहाँ पे हम डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अभी बाकी के भी तुम लोग पढ़ लो, अगर कोई एग्जाम्पल में डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। अब हमारा लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट सॉरी, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी का मतलब है डिस्चार्ज यानी ख़त्म होना। फ्रॉम व्हाट, लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाब देने की चीज़ जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, जो भी एक दूसरे की लाइबिलिटी है, ड्रावर की लाइबिलिटी, ड्रॉई की लाइबिलिटी, पेई की लाइबिलिटीज़ जो भी है वहाँ पे, तो वो ख़त्म कैसा होती। ख़त्म होने के वहाँ पे 3 रीज़न्स बताए, मेथड्स बताए डिस्चार्ज के। और वो 3 क्या है, फर्स्ट बाय कैंसिलेशन, बाय रिलीज़ और बाय पेमेंट। कैंसिलेशन यानी वहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था या जो हमारी प्रॉमिस हुई थी, जो भी हमने वहाँ पे कमिट करे थे, हम वो चीज़ को टोटली कैंसिल कर दे रहे, मतलब हम उसको ऑनर भी नहीं कर रहे और कैंसिल कर दे रहे, तो उस सिचुएशन में वो डिस्चार्ज हो जाता। बाय रिलीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक आध पार्ट, हम जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या वॉटेवर हमारा डीलिंग चल रही है वहाँ पे, हम उसमें से एक पार्टी को रिलीज़ कर दे रहे, मतलब हम उसको या तो माफ़ कर दे रहे, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जा रहा,
या तो वो उस लाइबिलिटी में से रिलीज़ हो जा रहा अपने आप ड्यू टू एक्ट ऑफ लॉ और ड्यू टू एनी रीज़न, जो वहाँ पे फॉर एग्जांपल डेथ हो गई या वहाँ पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए, उससे रिलीज़ हो गया, या जो पार्टी वहाँ पे एक पार्टी ने दूसरे को माफ़ कर दिया, बोला ठीक है कोई देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें रिलीज़ हो गया। लास्ट है बाय पेमेंट, यानी जो हमारे ऑब्लिगेशंस थे, हमारे प्रोमिसेस थे, हमने पूरे कर लिए। एक बार पूरे कर लिए तो वो लाइफ लॉन्ग तो उसके ऊपर हमको देना नहीं पड़ेगा या लाइफ लॉन्ग हमारी लाइबिलिटी नहीं रहेंगी। अगर एक बार किसी ने चेक बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़िंदगी भर वो चेक काम आने वाला है। वो एक बार पेमेंट मिल गई, उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो ये 3 मेथड्स है जिससे वो डिस्चार्ज होता। अब नीचे का सेक्शन 83 पढ़ो। Section 83 provides that if the holder allows the drawee more than 48 hours exclusive of public holidays to consider whether he will accept the same or previous parties not consenting to such allowance and thereby discharge them from liability to such holder। अगर वहाँ पे जो होल्डर है उन्हें ड्रावी को अलाउ कर रहा, उसको टाइम दे रहा कि वो 48 आवर्स के लिए सोच ले और सोच के बताए कि वो एक्सेप्टेंस करेंगा या नहीं, तो उस सिचुएशन में जो दूसरे पार्टीज़ है जो इस चीज़ से कंसर्न नहीं करते, वो लोग उनकी लाइबिलिटी उसी मोमेंट पे ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे उनके लाइबिलिटी से। ठीक है। अब डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऊपर क्या था हमारा डिस्चार्ज यानी कैसा वो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो रही। डिसऑनर यानी वहाँ पे सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया या एक्सेप्टेंस नहीं करा, दोनों ही सिचुएशन में हम डिसऑनर समझेंगे। डिसऑनर का मतलब ये रहता है कि डिसऑनर ऑफ चेक बाउंस हो गया वगैरह, इसको डिसऑनर बोलते। ठीक है, कि सामने वाले ने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं करा, वादा तोड़ दे रहा, तो ये उस तरीके का सिचुएशन है। अब व्हेन डिसऑनर, द डिसऑनर में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट, नॉन एक्सेप्टेंस, हमने ऊपर देखे एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा पैसे देने के लिए, जैसा शोएब बोल रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस हो गया। और दूसरा बाय नॉन पेमेंट, एक्सेप्टेंस हो गया था लेकिन जब पेमेंट का टाइम आया, जब पेमेंट नहीं दे रहे तो वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जैसा वर्ड बताता ना, ऑनर यानी रिस्पेक्ट, डिसऑनर यानी अब ये डिसरिस्पेक्ट की तरह तुमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, उस तरीके से हुआ। अगर हमने अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले ही बता दिए होते तो वो डिसऑनर वर्ड नहीं होता, वो डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन यहाँ पे डिसऑनर वर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि प्रॉमिस करके तुमने तोड़ दिए, तो वो कोई इज्जत वाली बात तो है नहीं, तो यहाँ पे डिसऑनर वर्ड इसलिए यूज़ हुआ। अब अगर हमने इस तरीके की कोई काम करे कि हमने वादा करके तोड़ दिए, तो उसमें ऑनर नहीं रहता, वो डिसऑनर है। तो वो दो ही सिचुएशन में आएगा, कब हमने एक्सेप्ट नहीं करे, जब हमने बना दिए लेकिन एक्सेप्टेंस का टाइम आया तो हम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए, या जब पे करने का टाइम आया हमने पे करने से इनकार कर दिए, इस सिचुएशन में वो डिसऑनर होता। ठीक है, आई होप कब डिसऑनर होता वो समझ में आ गया। अब सेक्शन 91 क्या बोल रहा है देखो। Section 91 provides that a bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance when the drawee or one of several drawees not being partners makes default in acceptance upon being duly required to accept the bill। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर कब होता, अगर डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस हमने ऊपर अभी देखे कि जो हमारा ड्रावर है उसने बिल तो बनाया लेकिन एक्सेप्टेंस हमको किसी और से चाहिए जो वहाँ पे करने वाला है, जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे कर दो। तो जो पे करने वाले लोग हैं, अगर वो जॉइंट पेयर्स है यानी वो जॉइंट ड्रावीज़ है, जैसा कंपनी के जॉइंट पार्टनर्स वगैरह है, तो अगर उसमें से एक ने या पूरों ने मिला के वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दिया, अगर कंडीशन एक्सेप्टेंस की और उन्होंने नहीं दिए, तो उस सिचुएशन में बिल हमारा डिसऑनर हो जाएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड क्या है, वेयर प्रेजेंटमेंट इज़ एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज़ नॉट एक्सेप्टेड। प्रेजेंटमेंट इज़ एक्सक्यूज्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने वहाँ पे ड्रावी को बिल भिजाए ही नहीं एक्सेप्टेंस के लिए, उसको बोले ही नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे भी वो नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा और डिसऑनर हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन, व्हेन द ड्रावी इज़ इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और द एक्सेप्टेंस इज़ क्वालिफाइड, द बिल में बी ट्रीटेड एज डिसऑनर्ड। दो चीज़ है, इनकम्पिटेंट है। अब यहाँ पे इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इनकम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो केपेबल नहीं है अभी पैसे देने के लिए, या तो उसके पास फंड्स नहीं है। फंड्स नहीं होने का मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा भी नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी कि उसके पास पैसे नहीं है, टेम्प्रेरी नहीं है, और जो हम बोल रहे हैं उतने पैसे अभी कैश में अवेलेबल नहीं है या वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है,
या उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनकम्पिटेंस के भी सारे पॉइंट्स लेके आ जाओ, वो माइनर था या वो इंसॉल्वेंट हो गया या वो पागल हो गया, ठीक है, एनी रीज़न चलेगा वहाँ पे। तो अगर वो इनकम्पिटेंट था तो वहाँ पे इनकम्पिटेंट होने की वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पाया, इसलिए भी बिल डिसऑनर हो गया। या तो उसने एक्सेप्टेंस दिया बट उसने अपनी एक कंडीशन रखा एक्सेप्टेंस के लिए और वो कंडीशन होल्डर को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उसने बोला कि ये डिसऑनर हो गया बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब तीसरा देखो वहाँ पे सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या बोलता? सेक्शन 92 प्रोवाइड्स दैट एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट when the maker of the note, acceptor of the bill or drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay the same। इसको अगर एक सिंपल लाइन में हम बोले तो जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन जिसको पैसे देना चाहिए था उसने पैसे नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? ये डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में हमने 3 चीज़ें देखे, सिचुएशंस देखे। डिसऑनर बाय पेमेंट, नॉन पेमेंट में एक ही सिचुएशन है कि ड्यू डेट के ऊपर हमने पैसे नहीं दिए तो हमने डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब और क्या इम्पोर्टेंट बात है, नोटिस, ठीक है। अगर तुमको याद होगा या तुमने कभी कहीं देखे होंगे, जब हम बैंक में चेक जो बनाता वो बैंक में लेके जाके नहीं देता, जिसके हाथ में चेक रहता वो लेके जाके बैंक में देता। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सुप्रीम ने मेरे को सैलरी दी, ठीक है, कोचिंग क्लास ने मेरे को सैलरी दी है पढ़ाने के लिए। अब मैंने अपना चेक, मेरे को चेक में दिए, मैंने चेक लेके जाके बैंक में दी। बैंक ने बोला कि अरे इनके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मेरा चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है। डिसऑनर हो गया और मैं आ गई घर पे और चेक को आराम से बैग में रख दी और भूल गई और मैंने बताई भी नहीं, तो वहाँ पे मैं क्लेम भी नहीं कर सकती कि अरे मेरे चेक डिसऑनर हो गया था तो मेरे को पैसे दो। मेरा काम क्या है वहाँ पे कि मैं वापस जाऊँ इंस्टीट्यूट पे जहाँ से मेरे को सैलरी मिली, मैं वहाँ जाके बोलूँ कि आपने जो चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गया, मेरा चेक या तो ऑनर करवा के दो या तो मेरे को अदर वे से पैसे दो। तो यहाँ पे मेरे को नोटिस देनी पड़ेगी, मेरे को वहाँ पे एक एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे तो बैंक वाले भी नोटिस देते, लेकिन वहाँ पे मेरे को भी अपनी तरफ से नोटिस भेजनी पड़ेंगी। तो उस नोटिस का भेजना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम आगे वहाँ पे डिसऑनर का ट्रीट कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो मैं रीड कर रही हूँ। सेक्शन 93 प्रोवाइड्स दैट व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज़ डिसऑनर द होल्डर मस्ट गिव नोटिस दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिसऑनर। किसको नोटिस देना है? ड्रावर को नोटिस देना है, ठीक है। और डिसऑनर कौन कर रहा? ड्रावी कर रहा, ठीक है। अब लास्ट देखो ये वाले टॉपिक का, नोटिस के आगे का। व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज़ अननेसेसरी और एक्सक्यूज्ड। अननेसेसरी यानी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती का तंग मत करो भाई बार बार नोटिस देखे, तो ये अननेसेसरी है। दूसरा एक्सक्यूज्ड कब है? मतलब ठीक है अगर हमने नोटिस नहीं भी दिए तो भी एक्सेप्टेबल है। कौन सी सिचुएशंस है ऐसी? तो वहाँ पे 4 सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है? व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज़ डिस्पेंस विद बाय अ पार्टी। डिस्पेंस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिए, ठीक है। अगर कोई एक पार्टी का काम है कि वो वहाँ पे बांट दे रहा है या वो बता दे रहा है तो हमको देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, वेयर द ड्रावर ऑफ द चेक हैज़ काउंटर मैंडेड पेमेंट नोटिस टू ड्रावर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। काउंटर मैंडेड पेमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसने कोई इंतज़ाम कर लिया था वहाँ पे जिससे उसको पता चल जाना, तो वहाँ पे अलग से होल्डर को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड सिचुएशन में व्हेन द पार्टी एंटाइटल्ड कैन नॉट बी फाउंड इवन आफ्टर ड्यू सर्च। जो पार्टी है जिसको हमको नोटिस देना था वही अवेलेबल नहीं है, इवन तो हमने उसको बहुत ढूंढे बट वो लापता हो गया, गुमशुदा हो गया। तो अब एक गुमशुदा इंसान को हम नोटिस दे ही नहीं सकते, देना मुश्किल हो जा रहा जो एंटाइटल था। तो उस सिचुएशन में भी नोटिस देना ज़रूरत नहीं है, या अननेसेसरी है या एक्सक्यूज्ड है। लास्ट सिचुएशन है वेयर द पार्टी बाउंड टू गिव नोटिस इज़ अनएबल टू गिव नोटिस विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर की सिचुएशन में मेरे को नोटिस देना था लेकिन मैं नोटिस नहीं दे सकी और उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। मैं चाह रही थी देना बट वहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं नोटिस नहीं दे पाई। तो वहाँ पे मेरा नहीं देने के मतलब वहाँ पे वो एक्सक्यूज़ नहीं हो जाता, मैं एक्सक्यूज़ हो जाती नोटिस देने से, ठीक है। ये हम नोटिस का ज़रूरत नहीं है, ये किसके बिहाफ पे देख रहे? हम होल्डर के बिहाफ पे देख रहे कि कब होल्डर को नोटिस देना ज़रूरी नहीं है, या अगर वो नहीं दे पाया तो एक्सक्यूज्ड है फिर भी उसको उसके पैसे मिलने चाहिए। तो ये वो सिचुएशंस थे, ठीक है।
यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब जो हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं तुम्हारे चैप्टर का, वो है इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे तो लॉ की स्टैंडिंग क्या है। तो देखो वहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहे, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या वहाँ पे हम चेक इशू कर रहे हैं और इनके हेडिंग के अंदर जो इनके कैटेगरीज़ में आते वो सारी चीज़ें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काउंट करेंगे। चेक के कैटेगरीज़ है, वो सारी चीज़ें जो भी है वहाँ पे, जैसे ट्रैवलर्स चेक एंड ऑल जो भी चीज़ें हमारे, तब अगर हम वहाँ पे इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाएं और दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अगर वहाँ पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट्स है तो उनको डील कैसा करना, वो एक कंट्री और दूसरे कंट्री के लॉज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते, अगर वो मिसिंग है तो वहाँ पे जो कंट्री में डिसऑनर हुआ उस कंट्री के रूल्स वहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया है और दुबई है, दुबई और इंडिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ नहीं है इस सिचुएशन के लिए, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं WHO की ट्रीटी वगैरह है, तो वैसा बिज़नेस की भी ट्रीटीज़ रहते, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते। टैक्स का जैसा है, अब तुम लोग टैक्स पढ़ रहे तो तुमको पता है डबल टैक्स अवॉइडेंस का एक एग्रीमेंट रहता कि अगर दोनों जगह सेम इनकम पे टैक्स लग रही तो वहाँ पे एक टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनता। कोई एक कंट्री कंसेशन देती या निल कर देती टैक्स, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं रहता, निल कोई नहीं करता, बट कंसेशन दे देते कि ठीक है तुम वहाँ पे 50% दो, यहाँ पे 10% दो। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जब बिज़नेस ट्रांजैक्शंस दो कंट्रीज़ के बीच में होते। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड वो दो कंट्रीज़ के आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उस सिचुएशन में जो कंट्री में डिसऑनर हुआ वो कंट्री के रूल्स अप्लाई होंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है बना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से अप्लाई होंगे। ठीक है। अब देखो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर ऑन डिसऑनर। ड्रावर कौन याद आ रहा, मेकर ऑफ द बिल। उसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है अगर बिल डिसऑनर होता है तो वहाँ पे ये तुम्हारे इम्प्रिजनमेंट वाला सेक्शन है, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेंगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years मैक्सिमम। बड़ी से बड़ी सज़ा मतलब एक आखिरी लेवल तक डिसऑनर की सज़ा क्या रहेंगी कि कम से कम उसको मतलब मैक्सिमम उसको 2 साल की सज़ा होंगी, जेल जाना पड़ेगा 2 साल। 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 10 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन हो सकता है जो जज का दिल बोला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 साल की सज़ा होंगी। या 2 times द अमाउंट ऑफ चेक, अगर चेक डिसऑनर हो रहा तो चेक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख का था तो फ़ाइन 2 लाख भरनी पड़ेगी। ठीक है। तो 2 लाख की फ़ाइन भरो या 2 साल जेल जाओ, या दोनों भी, जैसा भी कोर्ट का दिल बोला वैसा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, तो फर्स्ट कंडीशंस क्या है इसके, मतलब ये सज़ा कब मिलेंगी डिसऑनर की। फर्स्ट डेप्ट, जो हम जिसकी बात कर रहे हो कर्जा था। चेक वॉज इशूड टू डिस्चार्ज अ लीगल एनफोर्सेबल डेप्ट। लीगल एनफोर्सेबल डेप्ट यानी लीगली वो डेप्ट वैलिड था, मतलब लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, लीगल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, लीगल वहाँ पे डीलिंग्स थी और लीगल डेप्ट था। तो उस सिचुएशन में अगर हमने डिसऑनर करे तो उसके लिए हमको जेल जाना पड़ सकता। ठीक है। सेकेंड रीज़न फॉर डिसऑनर, इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स थे तो रीज़न वैलिड है, ठीक है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक विद इन 6 months और वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चेक। उसने क्या करना चाहिए था, विद इन टाइम पीरियड चेक डिपॉजिट करना है। चेक अगर टाइम पे डिपॉजिट नहीं करे या विद इन वैलिडिटी पीरियड नहीं करे तो वहाँ पे कोई सज़ा नहीं है, लेकिन अगर वैलिडिटी के अंदर करे और फिर डिसऑनर हो रहा तो वहाँ पे सज़ा मिल सकती। डिमांड मेड फ्रॉम ड्रावर विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर। जो ड्रावर है उसने रिक्वेस्ट करा था विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर कि मेरे को टाइम दो, और अगर उतने टाइम तक उसने कर दिया पेमेंट तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ऊपर उसके डिसऑनर के उसको लाइबिलिटीज़ वहाँ पे इशू हो जाते। डिफ़ॉल्ट बाय ड्रावर टू पे विद इन 15 days ऑफ डिमांड मेड। 15 दिन से डिमांड कर रहे और फिर भी वो नहीं पे कर पा रहा तो कंप्लेन बाय होल्डर विद इन 1 month विद द कोर्ट। ये सब होने के बाद जैसे डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के विद इन 1 month होल्डर ने कंप्लेन कोर्ट में कर देना चाहिए। अगर कोर्ट में कंप्लेन करता है तो वहाँ पे जाके उसको फिर सज़ा या जो भी डीलिंग्स रहेंगी, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा वो एक्शंस लिए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ख़त्म होता। मॉड्यूल में और भी बहुत सारे छोटे से पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने वो अभी ली नहीं बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि तुम लोग के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा।
जितना अभी हमने लिए उसको बाय हार्ट कर लो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझ लो, उसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करो। कोशिश करो कि ये मंथ एंड तक तुम्हारा जितना भी अभी तक अपना सिलेबस हुआ वो थरोली अच्छे से हो जाना, ताकि हम नेक्स्ट मंथ तुम्हारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी डाउट है कभी भी पूछ लो। थैंक यू।